नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको बताएंगे। और आज हम विशेष तौर से बात करने वाले हैं बादरा राजनीतिक घटनाक्रम पर। दोस्तों, जो आने वाले 20 दिसंबर को जन आक्रोश सभा है संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में, हम मान सकते हैं दोस्तों उसके मायने क्या है, कितनी ज़रूरी है ये सभा संजीव बेनीवाल के लिए और अन्य नेताओं पर इसका क्या असर होगा, बादरा क्षेत्र में इसके क्या मायने हैं दोस्तों, इसको लेकर विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों बार संघ के चुनाव से। तो बार संघ का चुनाव भी अब नज़दीक आ चुका है और पिछले 3-4 दिनों से लगातार बार संघ बादरा में इस प्रकार की हलचलें थी और अंततः कल ये घोषित कर दिया गया कि 23 दिसंबर को बार संघ बादरा के चुनाव होने जा रहे हैं। और शुक्रवार को इसको लेकर एक बैठक हुई थी और चुनाव करवाने पर सहमति बनाई गई थी, जिसमें एडवोकेट विनोद पूनिया और विनोद सिंगाठिया सहित दीवान सिंह को चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। और 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा अस्थायी तौर पर और 21 दिसंबर को नामांकन भरे जाएंगे। तो कौन सामने आता है 23 दिसंबर के चुनाव के लिए दोस्तों, जल्दी हम कुछ अधिवक्ताओं के इंटरव्यू भी आपको साक्षात्कार के रूप में हम दिखाएंगे। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो बार संघ के चुनाव हो रहे हैं उसमें क्यों आखिर इतनी जल्दी ये चुनाव हो रहे हैं, कहीं कोई अपडेट अगर हम बात करें तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की कोई अपडेट नहीं है। और यही सवाल उठाया है बादरा के बार संघ अध्यक्ष सुनील बेनीवाल ने। इसके बावजूद कैसे चुनाव हो रहे हैं, क्या गुटबंदी हावी है दोस्तों, इसको लेकर हम जल्दी इसका भी खुलासा करेंगे और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मुख से ही हम ये बातें कहलाएंगे और विशेष साक्षात्कार में जानेंगे पूरा का पूरा क्या है सिस्टम और क्यों इतनी जल्दी चुनाव हो रहे हैं और कौन चुनाव के पक्ष में है, कौन चुनाव नहीं चाहता है, इसको लेकर दोस्तों अब बात करें अन्य खबरों की ओर। तो त्वांग में दोस्तों जिस प्रकार से भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी, आपने वीडियोस भी देखे होंगे दोस्तों, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर इसको लेकर वायरल भी हो रहे हैं। ये जो झड़प थी कुछ ही घंटों में निपट भी गई और अब चाइना की तरफ से भी बयान आ गया कि सीमा पर स्थिति कंट्रोल में है, शांति है और भारत की तरफ से भी यही कमोबस बयान है। तो इसको लेकर क्यों अभी तक सोशल मीडिया में और भारतीय राजनीति में संसद से लेकर गलियों तक ये खबर जो है वो छाई हुई है दोस्तों, संसद में राजनीति की जो जंग चल रही है इसको लेकर। और अभी हालिया एक बयान जो भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी का आपको बताएं तो दोस्तों, क्यों भारत का विपक्ष जो है ये चाहता है और ऐसे मसलों में भी सरकार के साथ खड़ा क्यों नहीं होता है। दरअसल ऐसे मसलों में जिसमें भारत की एकता और अखंडता का सवाल हो, सभी पार्टियों को एक होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान आया कि हमारी सेना सीमा पर पिट रही है, हमारे सैनिक मार खा रहे हैं सीमा पर और सरकार के कानों तक जू नहीं रह रही है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और सरकार इसका खुलासा नहीं कर रही है दोस्तों। जबकि आपने वीडियोस भी देखे होंगे, इस वीडियोस में कहीं भी किसी एंगल से नहीं लगता कि भारतीय सैनिकों की चाइना के सैनिकों द्वारा पिटाई की गई है दोस्तों। कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों ने ही चाइना के सैनिकों को पीट पीट कर, कम संख्या होने के बावजूद खदेड़ कर जो है भगाया था। तो ऐसे में क्यों भारतीय नेता कुछ विपक्ष के चाहते हैं कि भारतीय सेना पीटे ताकि उनको कुछ अवसर मिले। अगर पिटाई होती भारतीय सैनिकों की तो संभवतः उनको खुशी होती है। ऐसे ही बयानों में तो इसी प्रकार की दोस्तों बातें झलकती है। कहीं ना कहीं सोचना होगा हमारे सभी पार्टियों के नेताओं को कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर उनके बयान कैसे होने चाहिए और सरकार के साथ किन मुद्दों पर वो सुर में सुर मिला सकते हैं या मिलाने चाहिए।
तो इसको लेकर भी दोस्तों रसाकसी चल रही है। इसके अलावा हम बात करें, वसुंधरा राजे द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोस्तों राजस्थान की राजनीति में चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों में ही घमासान की स्थिति है, दोनों में ही अंतर्कलह और भीतर जो एक प्रकार से गुटबंदी चल रही है, उसको लेकर चर्चाएं पूरे देश में जारी है। और दोनों ही पार्टियां निपटने की बातें कहती है कि जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस में इस प्रकार की कोई नहीं है, और छोटी मोटी होती है वो तो पार्टियों में सदैव होती है, उसको कोई ज़्यादा बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता नहीं है, वो हल कर ली जाती है। और कमोबस यही स्थिति भाजपा की है। भाजपा में भी अंदर खाने बहुत बड़ी फूट दिखाई देती है। वसुंधरा राजे और जो वर्तमान में संगठन है सतीश पूनिया का प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में, उनके दरमियान तो आगे सीएम फेस कौन होगा दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस ने जहां अपने पत्ते खोल दिए, हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कल 100वां दिन था, और उससे जो मैसेज, एक संदेश राजस्थान की राजनीति के लिए कांग्रेस की तरफ से निकल कर सामने आया है, उसमें खास तौर से यही कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में 2023 में सीएम फेस कोई नहीं होगा, संगठन चुनाव लड़ेगा, और जो विधायक जीत कर आएंगे वो अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, और वो जो नेता चुनेंगे वही सीएम होगा, या फिर आला कमान जिसको बनाएगा वही सीएम बनेगा। तो एक प्रकार से ये बीच का रास्ता कांग्रेस ने तो निकाल लिया है, भाजपा ने अभी तक ये पत्ते नहीं खोले हैं। और दोस्तों यहाँ फिर अगर कांग्रेस इसी फार्मूले पर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से भाजपा भी इसी फार्मूले पर आगे बढ़ेगी। वो भी नहीं चाहेगी किसी प्रकार की टूट फूट या फिर अंतर्कलह उभर कर सामने आए, उनको मनाने में समय जाया ना करके चुनाव में सीधे ही परफॉर्म किया जाए और अच्छा रिजल्ट के लिए प्रयास किए जाए। तो भाजपा भी अगर ऐसा करती है तो संभवतः राजस्थान का चुनाव जो है वो कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली बार होगा कि कांग्रेस की भी बगावत खुलकर सामने नहीं आएगी। अंदर खाने ये चीज़ें चलती रहती है, एक नेता धुरंधर दूसरे नेता को हराने के लिए और उनके सभी उम्मीदवारों को हराने के लिए और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, चाहे वो बागी हो या टिकटार्थी हो, दोस्तों पूरा जोर लगाते हैं। और यही उनका वजूद का एक प्रकार से जो वजूद बचा रहता है। और दोस्तों ये बचाने की कवायद ही इन नेताओं को अंतर्कलह के लिए बार बार जो है चर्चा में लेकर आती है। और दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन वसुंधरा राजे की हम बात कर रहे थे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 साल पूरे हुए हैं कांग्रेस के, उसको लेकर अपना जो बयान है वो जारी किया, और ये भी कहा कि प्रदेश में जो कर्ज है वो बढ़ा है। प्रति व्यक्ति का जो कर्ज है वो बढ़कर अब 87,000 रुपये हो गया है। एक व्यक्ति पर राजस्थान में 87,000 रुपये का कर्ज हो गया है। दोस्तों राजस्थान की कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितना बड़ा कर्ज राजस्थान पर हो चुका है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 4 साल में प्रगति हुई है ये माना वसुंधरा ने, लेकिन ये कहा कि प्रगति हुई है भ्रष्टाचार में, प्रगति हुई है महिलाओं के और दलितों के उत्पीड़न में, दुष्कर्म की घटनाओं में, और अपराध जगत में, गैंगवार में, गैंग रेप में, बेरोजगारी में, पेपर लीक में और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों में बढ़ोतरी हुई है। वसुंधरा राजे ने तंज कसा अशोक गहलोत सरकार पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें क्रिकेट में जो टेस्ट मैच चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच, पहला टेस्ट मैच, उसमें 513 रनों का टारगेट दिया था भारत ने बांग्लादेश को इस टेस्ट में जीतने के लिए। एक प्रकार से भारत ने पहली पारी 404 तक विकेट तक चली, उसके बाद में भारत ने फॉलो नहीं खिलाया, दूसरी पारी खेली 258 पर घोषित करके, और पहली पारी में हालांकि बांग्लादेश को खिलाया तो 150 पर ऑल आउट कर लिया गया, 10 खिलाड़ियों को ऑल आउट कर लिया गया, और जो टारगेट दिया गया वो 513 का था दूसरी पारी में बांग्लादेश के सामने, जिसमें बांग्लादेश ने 272 रन बना लिए 6 विकेटें खोकर। आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक
अब 6 विकेट पर 272 रन बना लिए और बांग्लादेश को अब मैच जीतने के लिए 4 विकेट उनके पास है। और कल दिन भर का समय अर्थात करीब करीब 90 ओवर का खेल बाकी है। 241 रन बनाने हैं ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो जन आक्रोश सभा है संजीव बेनीवाल की वीडीएस प्लेस में 20 दिसंबर को, उसके क्या मायने हैं। 20 दिसंबर को सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, ये जो जन आक्रोश यात्रा चली थी 4 दिसंबर से गोगामेडी से चली थी और 14 दिसंबर को श्योरा टाडा में ये जन आक्रोश सभा समाप्त हो गई थी। तो लगभग 10 दिन तक बादरा तहसील के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में ये जन आक्रोश यात्रा जो है वो चली संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में और एक प्रकार से उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। और बेशक जिले के प्रभारी नेता भी थे उनमें, और जिनमें गुमान सिंह राजपुरोहित जिला प्रभारी हैं वो भी यहाँ थे। दशरथ सिंह शेखावत है जो कि जिला यात्रा प्रभारी थे, वो भी यात्रा शुरू करवा के आए थे। और 20 जो दिसंबर को ये जो जन आक्रोश सभा है उसमें फिर सारे के सारे ये नेता प्रभारी मौजूद रहेंगे। और कौन कौन मौजूद रहेगा, सांसद राहुल कसवा इस सभा में मौजूद रहेंगे और स्वयं संजीव बेनीवाल के अलावा मांगीलाल गोयल और 500 मंडलों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में संजीव बेनीवाल के कार्यकर्ता और गांव-गांव के कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि जन आक्रोश यात्रा के तहत निमंत्रण सभी गांवों में दिया वो कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा माधोराम चौधरी जो कि संभाग प्रभारी है, उनके भी यहाँ शामिल रहने की संभावना है। बलवीर बिश्नोई जिला अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी मौजूद रहेंगे। गुमान सिंह राजपुरोहित जिला प्रभारी है, वो भी मौजूद रहेंगे। दशरथ सिंह शेखावत जिला यात्रा प्रभारी है, वो भी मौजूद रहेंगे। प्रहलाद राय टाक साहब जो कि पूरी सभा में यात्रा में साथ रहे, जो कि विधानसभा के प्रभारी है यात्रा के, वो भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। तो अच्छी खासी भीड़ के लिए दबाव रहेगा संजीव बेनीवाल के ऊपर है। और काफ़ी लंबे समय से संजीव बेनीवाल की कोई बहुत बड़ी सभा नहीं हुई है। बेशक वो सक्रिय राजनीतिज्ञ है, लेकिन वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही है और 1 साल का समय बचा है चुनावों में, 4 साल पूरे कर चुकी है कांग्रेस की सरकार और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के कार्यकाल के 4 साल व्यतीत हो चुके हैं। और 4-5 महीने पहले आचार संहिता लगती है, अर्थात 5-7 महीने का समय है भाग दौड़ करने का और विधानसभा में अपने चुनावी पत्ते खोलने का, ताकत दिखाने का, लोगों को जोड़ने का और उनको लुभाने का। तो इस सभा की क्यों आवश्यकता है संजीव बेनीवाल को, क्योंकि जयदीप रुड्डी ने भी भाजपा ज्वाइन करी है। रह रहकर गांव में दोस्तों ये चर्चाएं चलती है कि टिकट क्या संजीव बेनीवाल को मिलेगी, क्या संजीव बेनीवाल की टिकट कटेगी, इस प्रकार की चर्चाएं चलती है। एसपी सिंह की भी बार बार जो है चर्चाएं आ रही है कि वो भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। और ये हम आपको बार बार बताते भी है कि राजनीति में एक एक आपका कदम मायने रखता है और वो भूल या फिर स्टिक कदम के रूप में भविष्य के लिए अमिट छाप छोड़ जाता है। दोस्तों भादरा के सभी विधानसभा के मतदाताओं के दिलो दिमाग पर और विशेषज्ञों के दिलो दिमाग पर, मीडिया में और माहौल को क्रिएट करता है। सही टाइमिंग में लिया गया आपका निर्णय, तो क्या ये टाइमिंग एसपी सिंह की सही है या नहीं है, आगे हम इसको लेकर विस्तार से किसी 7 बजे के बुलेटिन में चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम बात कर रहे हैं संजीव बेनीवाल की और भाजपा की, कि संजीव बेनीवाल को कितनी संजीवनी दे सकती है ये जन आक्रोश सभा। दोस्तों सबसे पहले देखना होगा कि इस जनसभा में कितनी तादाद इकट्ठी हो सकती है, भीड़ कितनी इकट्ठी हो सकती है। अगर 5,000 की आबादी वर्तमान के परिवेश में अगर इसमें आती है, 5,000 की भीड़ अगर उपस्थित रहती है, तो ये सभा अच्छी और सफल मानी जाएगी और इसका सकारात्मक ही लगभग
प्रभाव रहेगा। अगर इससे कम भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल के लिए इसके परिणाम, इसकी छवि और इसको लेकर जो चर्चाएं होगी वो अच्छी नहीं होगी, और भविष्य में उनके लिए जयदीप टूडी टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं बराबर या फिर भागते हुए अपने नज़दीक महसूस करेंगे संजीव बेनीवाल। तो इस सभा में कितना जोर लगाना होगा संजीव बेनीवाल को भीड़ इकट्ठी करने के लिए और एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए विधानसभा और पार्टी स्तर पर कि मैं यहाँ बहुत पावरफुल और मजबूत हूँ और भाजपा की टिकट का जो दावेदार हूँ, एकमात्र दावेदार हूँ। तो इसके लिए क्या 10,000 की भीड़ का टारगेट यहाँ पूरा कर सकते हैं संजीव बेनीवाल? अगर दोस्तों 10,000 की यहाँ भीड़ होती है तो वो बहुत भीड़ मानी जाती है और अच्छी खासी भीड़ होती है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 2023 का वो चुनाव जिसमें सुखदेव सिंह शेखावत, बलवान पूनिया, संजीव बेनीवाल, जयदीप टूडी, हाजी दाऊद कुरैशी, ये 5 बड़े बड़े चेहरे थे। वोटिंग अनुपात भी बड़ा था उस वर्ष 2013 में 82 से अधिक प्रतिशत वोटिंग हुई थी। और दोस्तों बहुत ज़्यादा चेहरे, नए चेहरे, जब प्रभावशाली चेहरे खड़े होते हैं चुनाव में तो वोटिंग प्रतिशत ऑटोमेटिक बढ़ता है। और आमने सामने की सीधी टक्कर आती है, सभी पुराने चेहरे या नया चेहरा नहीं है तो वोटिंग प्रतिशत गिरती है। मतदाताओं में इतना उत्साह नहीं होता दोस्तों, वो घर से बाहर आने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। ये एक अलग फैक्टर है, हम इसके आगे भी बात करेंगे। लेकिन अगर 10,000 की भीड़ संजीव बेनीवाल इकट्ठी कर लेते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक इसके प्रभाव होंगे और टिकट की दौड़ में फिर चर्चाएं जो है वो संजीव बेनीवाल के इर्द गिर्द सिमटती हुई ही आगे बढ़ेगी। और इससे ज़्यादा अगर भीड़ करते हैं तो फिर संजीव बेनीवाल जैसा उनका कद पद और उनकी राजनीति और उनकी गहराई भरी जो सोच समझ और उनका जो अनुभव है दोस्तों उसके अनुकूल वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जयदीप टूडी इसके लिए कितने प्रयास करते हैं भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन सारा दारोमदार संजीव बेनीवाल पर है। अगर जयदीप टूडी यहाँ भीड़ नहीं भी जुटाते हैं तब भी अगर कम भीड़ हुई तो सारा का सारा दोष सभी पर मंडा जाएगा, लेकिन विशेषकर संजीव बेनीवाल के ऊपर ही आएगी। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है तो श्रेय लेने को सभी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान का जो जन आक्रोश यात्रा गांव में चली थी उनका नेतृत्व संजीव बेनीवाल ने किया था, उनका मुख्य संबोधन हुआ था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जन आक्रोश सभा जो है वो संजीव बेनीवाल के लिए ही जैसे निहित है, जयदीप टूडी के लिए नहीं। लेकिन जयदीप टूडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को यहाँ साबित करने की और अपने आप को यहाँ भीड़ जुटाकर साबित करने के लिए वास्तव में जयदीप टूडी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ चुनौती आने वाली हैं। तो देखते हैं, इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। हम बात कर रहे थे दोस्तों जिस प्रकार से नया चेहरा अगर कोई आता है तो 2023 के चुनाव में क्या रहता है। जैसे बजरंग सहारण एक नया चेहरा आने वाले हैं दोस्तों 2023 के चुनाव में, और जब कोई नया चेहरा जैसे 13 के चुनाव में सुखदेव सिंह शेखावत एक नया चेहरा थे और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा था। और हम आपको विस्तार से अगर बताएं तो 2013 की बात करें, 2018 की बात करें गत चुनाव की, तो उसमें वोटिंग प्रतिशत 80.5% थी दोस्तों। 2,51,089 मतदाता थे, जिनमें से 2,02,136 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था 2018 में। लेकिन इस बार ये संख्या जो है 2023 में 2.25 लाख तक बढ़ सकती है, अर्थात जो वोट पोल होंगे उनकी संख्या 2,20,000 से कहीं अधिक होगी, ऐसा अनुमान है। और 2013 की बात करें उससे पहले की, अगर 10 साल पहले जाया जाए तो 2,21,825 ही मतदाता थे, लेकिन 1,83,771 मतदाताओं ने वोटिंग की थी और ये 82.82% मतदान था, जो अब तक का भादरा तहसील का, भादरा विधानसभा इतिहास का सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत है 2013 में।
और उसमें 5 चेहरे हमने आपको बताए। संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, सुखदेव सिंह शेखावत, हाजी दाऊद कुरैशी और जयदीप ढूंढी जो कांग्रेस की टिकट लेकर 11,680 वोटों पर सिमट चुके थे। उसके बाद में उनकी राजनीति में जो गिरावट आई वो अब 2023 की राजनीति आते आते वो अपने में खोया हुआ जनाधार हासिल करके और बहुत कुछ नया करके पार्टी बदल कर अपना राजनीतिक कैरियर संवारने में लगे हैं। उस चुनाव में हाजी दाऊद कुरैशी निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के वोट बटोरने में कामयाब रहे थे। 16,720 वोट लिए थे। अगर हाजी दाऊद कुरैशी को राजनीति के तहत यहाँ खड़ा नहीं रखा जाता, चुनाव लड़ने के लिए बाध्य नहीं करवाया जाता, तो ये चुनाव सुखदेव सिंह शेखावत बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते थे। और ऐसी विशेषज्ञों के द्वारा भी दोस्तों यहाँ जो कैलकुलेशन है वो की गई थी। तो दोस्तों वो एक पास्ट है, बीता हुआ कल हो गया है और 2018 भी अब बीता हुआ कल हो गया। 2023 की हम बात करें, आने वाला समय कैसा रहेगा, 2023 का बेल्ट पेपर कैसा होगा, विस्तार से हम आगे भी आपको समीक्षाओं के माध्यम से बताते रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो चेहरे चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने की आशंकाओं वाले आप देख रहे हैं, उनमें दोस्तों संजीव बेनीवाल, वर्तमान विधायक बलवान पूनिया, जयदीप ढूंढी, एसपी सिंह बढ़िया, बजरंग सहारण। लेकिन अब भाजपा की टिकटार्थियों की लाइन लंबी होने के चलते, कांग्रेस की छोटी होने के चलते जो बड़े बड़े चेहरों के चुनाव लड़ने की संभावना है वो क्षीण होती जा रही है। क्योंकि अगर एसपी सिंह भी भाजपा में एंट्री कर लेते हैं तो एसपी सिंह, संजीव बेनीवाल, जयदीप ढूंढी 3 बड़े चेहरे हैं जो लोग मानकर चल रहे थे कि तीनों चुनाव लड़ सकते हैं। जो अलग अलग कंडीशन थी, उनको कांग्रेस की टिकट की दौड़ में भी उस समय दावेदार ये थे, जयदीप ढूंढी और एसपी सिंह बढ़िया। संजीव बेनीवाल बीजेपी की टिकट लाइन में थे। अब कंडीशन कमोबस अलग हो जाएगी। अगर संजीव बेनीवाल की टिकट कटती है दोस्तों, जन चर्चाओं के अनुसार हम बात करें तो संजीव बेनीवाल हर हाल में चुनाव लड़ने वाले शख्स बादरा क्षेत्र के हैं और वो चुनाव लड़ेंगे और वो गणित बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ फ़ायदा बलवान पूनिया को सीधा सीधा मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो ये फिर बलवान पूनिया का 0.2 कार्यकाल हो सकता है अगर संजीव बेनीवाल की यहाँ टिकट कटती है तो। और अगर संजीव बेनीवाल की टिकट नहीं कटती है तो मुख्य प्रतिद्वंद्वी जो उम्मीदवार होंगे वो बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल के रूप में ही सामने आएंगे। इसमें कोई हमें कतई शक शुबा संदेह जो है वो नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस की टिकट की बात करें तो बजरंग सहारण भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में भी दिखाई देते हैं, भाजपा की टिकट की दौड़ में भी दिखाई देते हैं। बेशक भाजपा की टिकट दौड़ में वो काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो किस टिकट की ओर अपना संपूर्ण योगदान लगाने वाले हैं। दोस्तों बादरा में इस बार अजीब राजनीति और अजीब तरह की पोजीशन हो रही है और कांग्रेस की तरफ से विमुख से होते जा रहे हैं दावेदार। तो कांग्रेस की टिकट की तरफ से कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों किसी न किसी सच्चे कांग्रेसी को कांग्रेस की टिकट सौंपनी चाहिए, जैसे दयानंद बेरवाल। दोस्तों दयानंद बेरवाल का हम इसलिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि लगातार वो कांग्रेस में और हर जो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में दिखाई देता है आगे और संभावनाएं रहती है, उनकी कोई मीटिंग सभा होती है तो दयानंद बेरवाल निष्पक्ष रूप से उनकी सभा में जाते हैं। वो चाहे जयदीप ढूंढी की सभा थी, वो चाहे डॉक्टर सुरेश चौधरी की सभा थी या फिर अन्य किसी नेताओं की या कोई पर्यवेक्षक आया है या कोई पार्टी की मीटिंग थी, दोस्तों सभी में निर्विरोध रूप से एक प्रकार से जाते रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए कांग्रेस को। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये फायदा जरूर यहाँ मिल सकता है कि बादरा में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को
पुनः दोस्तों उभार कर ला सकती है। जैसे जयदीप रूडी अपना खोया हुआ जनाधार खोजने का प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में, तो उसी प्रकार से कांग्रेस एक प्रकार से भादरा में विलुप्त सी होती जा रही है। वो कांग्रेस अपना वजूद बचाए रखने में कामयाब हो सकती है, वरना बलवान पूनिया ही कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक चल रही है और प्रदेश में भी संगठन के नाम से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो पावर है वो सिमट कर रह जाएगी। और इसके चलते जो परिदृश्य है वो सारे के सारे विधानसभाओं में परिदृश्य बदल जाएंगे, और जो पर्यवेक्षक बैठेंगे और जो कमेटी अंतिम रूप से टिकटों का जो निवारण करती है वो बैठेगी, उनके हाथ में सारा दारोमदार फिर आ जाता है। ऐसे में तो देखते हैं आने वाले समय की ये बातें हैं, और जल्दी से आज क्या विशेष दिवस है इसके ऊपर आपको जल्दी से बताएंगे, और मंडियों के भाव मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। आज 17 दिसंबर है, और आज फिल्मी अभिनेता सुरेश ओबराय का 1946 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। वो बेशक उनको चरित्र अभिनेता के रूप में जाना जाता है, और 17 दिसंबर 1971 को जो युद्ध के बाद संघर्ष विराम हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था 1971 को। और इसके एक साल बाद अर्थात 1972 को आज ही के दिन 17 दिसंबर को ही कश्मीर में नई नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों की सहमति भी बनी थी। और इसके अलावा जान इब्राहिम जो है फिल्मी अभिनेता 1972 को, उनका भी आज के दिन जन्म दिवस है। और मंडियों के भाव अगर बताएं तो नोट से शुरुआत करूंगा दोस्तों। आज ग्वार के भाव 5642, और सरसों के भाव नरमा के भाव 9100 रुपये प्रति कुंटल, नोहर में मेथी 5400 रुपये, मोठ 6120 रुपये, मूंग बिके हैं दोस्तों 7300 रुपये प्रति कुंटल, जबकि मूंग जौ के भाव 2650, चना के भाव 4580, गेहूं के भाव 2580 रुपये प्रति कुंटल, जबकि हनुमानगढ़ में नरमा बिका है 8595 रुपये प्रति कुंटल, और सूरतगढ़ में ग्वार बिका है 5821, मूंग बिके 5857, कपास बिका है 8910 रुपये, बाजरी बिकी है 2300 रुपये, और सरसों के भाव रहे 6005 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 5715, सरसों बिकी 6140, और नरमा बिका है 8471 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सिरसा मंडी में ग्वार बिका है 5601, सरसों बिकी है 6230, नरमा बिका है 8365 रुपये, कपास बिका है 9650 रुपये प्रति कुंटल। भट्टू मंडी में नरमा बिका है 8390, कपास बिकी है 9680, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 8721 रुपये प्रति कुंटल बिका है, और फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8265, कपास बिकी है 9550 रुपये प्रति कुंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों 6050, नरमा 8420, कपास के भाव 9900 रुपये प्रति कुंटल रहे। श्रीगंगानगर मंडी में ग्वार बिका है 5841 रुपये, सरसों बिकी है 6260 रुपये, मूंग 7305 रुपये, जबकि गेहूं बिका है 2490 रुपये प्रति कुंटल। और आज का मौसम का मिजाज बताएं तो 17 दिसंबर को दिन भर 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, जो देर रात्रि को भी इसी प्रकार से चलने वाली है, और देर रात्रि को 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 18 दिसंबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 11 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन में, और 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को। तो 25 मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी दिनों से टिका हुआ है, लेकिन सुबह शाम की ठंड जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पिछले 2-3 दिनों से जो रात्रिकालीन ठंड है वो तेज़ी के साथ बढ़ी है। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दिन भर, और देर रात्रि तक बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा, और देर रात्रि को भी 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।